जय हिंद दोस्तों। अफगानिस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क जो दुनिया की महाशक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यस, अफगानिस्तान दुनिया में एक इकलौता ऐसा मुल्क है जो दुनिया की सारी महाशक्तियों को अपनी ओर मोहित करता है, आकर्षित करता है। हर महाशक्ति वहां अपना वर्चस्व चाहती है, वहां अपना कब्जा चाहती है। लेकिन यहाँ एक ग्रेवयार्ड है, यहाँ एक बर्बादी का ग्रेवयार्ड है, एक कब्रिस्तान है। और वहाँ उस कब्रिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के इस कब्रिस्तान के अंदर उस देश का, उस महाशक्ति का मान सम्मान और सब चीज़ें आकर दफन हो जाती हैं। और हारे हुए, ठोकर खाए हुए, मुंह लटकाए हुए वो महाशक्ति वहाँ से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। यहाँ बहुत ही कम एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, जिन्होंने अफ़गानिस्तान के ऊपर कंट्रोल मेंटेन किया और वो उसको सक्सेसफुली मेंटेन कर पाए। और उसमें आज तक का सबसे इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड ये है कि जब तक काबुल कांधार इंडिया के कब्जे में रहे हैं तब तक अफ़गानिस्तान से लेकर हर जगह पर शांति रही है। और जब जब काबुल कांधार इंडिया के कंट्रोल से बाहर गए हैं तब तब वहाँ उस जगह पर केवल और केवल बर्बादी दिखी है और बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ वहाँ से आकर हार कर बाहर निकली हैं। वहाँ उसके ऊपर फिर कभी डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जिस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ वो ये कि अमेरिका यहाँ इस सिचुएशन से बाहर निकल चुका है, भाग चुका है। हालात जो हैं, एक वैक्यूम क्रिएट करके यहाँ से निकला है और उस वैक्यूम को बहुत तेज़ी के साथ तालिबान ने अपनी सत्ता स्थापित करके भरने की कोशिश की है। लेकिन क्या सच में तालिबान वहाँ अपनी सत्ता स्थापित कर पाया है, या कहीं ना कहीं अभी ज़ोर आजमाइश बाकी है? और वहाँ से उस ज़ोर आजमाइश का अगला पॉइंट अगर आप यहाँ पर आकर देखें तो यहाँ देखेंगे कि क्या तालिबान सच में यहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट दे पाएगा और क्या दुनिया यहाँ पर शांति से रह पाएगी। इस चीज़ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि इस चीज़ पर एक सवालिया निशान लग चुका है। उसके ऊपर जब डिस्कशन करेंगे तो हमें बहुत सारी पिक्चर्स क्लियर होती हुई नज़र आएंगी और उसका भारत और भारत के साथ साथ बाकी दुनिया को क्या खतरा है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन, आपका या आपके छोटे भाई बहन का या बच्चों का, किसी का भी भविष्य में यूपीएससी तक की तैयारी करने का कोई भी प्लान है तो दोस्तों, असलियत में यूपीएससी की तैयारी कोई किताब पढ़कर नहीं होती। वास्तव में ये एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, और एक ऐसा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसके अंदर स्टडीज़ के मामले में आपका जो है पर्सपेक्टिव, जो आपका दृष्टिकोण है वो डेवलप करना होता है, अप्रोच डेवलप करनी होती है, सोच विकसित करनी होती है। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसकी बेसिक शुरुआत एनसीईआरटी से हो जाती है। भाई कुछ तो हैं वो बॉर्न हीरो होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बॉर्न हीरो होते हैं, यानी वो हीरो पैदा ही हीरो हुए होते हैं। दे आर बॉर्न हीरो। बॉर्न हीरो का मतलब ये है वो पैदा ही हीरो के रूप में हुए हैं, तो उनके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन दूसरे वो लोग होते हैं जो भले ही बॉर्न हीरो नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर क्वालिटी है कि उनको तराशा जाए तो वो हीरो के रूप में उभर सकते हैं। ऐसे अगर आप हैं तो उसको ट्राई किया जा सकता है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का, यानी आपका कोई भी जानकार या बच्चा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, हमारे इस यूपीएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। इसके अंदर हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं पढ़ाने वाले, हम पढ़ाएंगे वही एनसीईआरटी, लेकिन एक डिफरेंट अप्रोच के साथ। 1 घंटे की हमारी क्लास होगी, इससे ज़्यादा क्लास भी नहीं है। 1 घंटे की इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ बच्चे की अप्रोच डेवलप करेंगे ताकि बच्चा पूरी ताकत के साथ तैयारी करे और आगे बढ़े। और जब जिस समय वो तैयारी करने की सिचुएशन में पहुंचे, वो अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करे, उसका बेस स्ट्रांग हो और साथ में उसकी अप्रोच वही हो जो यूपीएससी को अप्रोच चाहिए होती है। अब दोस्तों, इसकी फ़ीस हमने बहुत ही बेसिक अमाउंट रखा है ताकि
किसी भी स्टूडेंट को ये भारी ना लगे। 500 रुपीज़ पर मंथ, जो अपने आप में एक बहुत बेसिक अमाउंट है, इतनी तो लोग ट्यूशन्स की फ़ीस दे देते हैं। ये फ़ीस हम कम इसलिए नहीं रख पा रहे कि हम कोई छोटा मोटा ब्रांड है, बल्कि हम ये फ़ीस इसलिए कम रख पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास हमें शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, सौरव गांगुली या ऐसे किसी सेलिब्रिटी को पैसे देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनली टीचर हैं, मैं और मेरे सारे जो भी टीम मेंबर्स हैं वो प्रोफेशनली टीचर्स हैं। हमें किसी को करोड़ों रुपए देकर उससे ये कहलवाने की ज़रूरत नहीं है कि हम पढ़ा कैसा सकते हैं। आप आइए हमारे पास पढ़ के देखिए, अपने आप आपको पता लग जाएगा हम अच्छा पढ़ाते हैं या बुरा पढ़ाते हैं। समझ रहे हैं? इसीलिए किसी हीरो को क्योंकि हमें कुछ देना नहीं है, ना किसी सीरीज़ को डेवलप करवा के कोई एक किसी फैक्ट्री जैसी कोई सीरीज़ को डेवलप करवा के हमारे को आपको ये बताने की ज़रूरत है कि हमारा नाम जान लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पसंद आए आ सकते हैं, नहीं पसंद आए तो भैया आप जाइए, लाखों रुपए फीस भरिए। लाखों रुपए फीस में भी हमसे कहीं कम एक्सपीरियंस टीचर आपको पढ़ाएंगे। जो हम पढ़ाएंगे वो उसकी डिफरेंट अप्रोच होगी। बस ये है, वहाँ पर आपको एक शोबाजी कुछ ज़्यादा मिल जाएगी। और क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ कह रहे हैं तो शायद उन सेलिब्रिटीज़ के कहने से ही आपके पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो जाए। वी आर प्रोफेशनल टीचर्स। एक बार हमें भी ट्राई करके देख लिया जाए स्टडीज़ के मामले में, क्योंकि मैं अगर ये बताऊं कि कौन हीरो अच्छा है और कौन नहीं, और उसी की फिल्म देखो, तो वो अच्छी बात नहीं है। जिसकी फिल्म आपको पसंद आएगी आप उसी को देखोगे। और या फिर मैं आपको ये तो कह ही नहीं सकता कि आपको वही हीरो पसंद आना चाहिए। जिस तरीके से मैं आपको ये नहीं कह सकता कि वही हीरो पसंद आना चाहिए, तो कोई हीरो ये कैसे आके बता सकता है कि आपको इसी कोचिंग में जाना चाहिए, जबकि उस कोचिंग के उसके खुद के हीरो के बच्चे तो पता नहीं कहाँ पढ़ रहे होंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर कि अगर आप IAS PCS की तैयारी शुरू कर चुके हैं और आपके NCERT के कंसेप्ट्स मजबूत हैं, तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी भी फीस जो है हमने 500 रुपीज़ पर मंथ की रखी हुई है, ताकि आप में से कोई भी बच्चा पढ़ाई में पीछे ना रह जाए। इन नंबर्स के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको बाकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आ जाते हैं दोस्तों डिस्कशन के बाद यहाँ अफगानिस्तान। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस दुनिया में अफगानिस्तान की एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां पर एम्पायर्स आकर मिलते हैं और ट्रेड रूट्स यहां पर आकर कॉन्फ्लुएंस होता है, ट्रेड रूट्स आकर मिलते हैं, और ये एक तरीके के क्रॉस रोड के ऊपर मौजूद है। अफगानिस्तान अगर आप यहां देखते हैं दोस्तों, तो इस अफगानिस्तान के अंदर एक जो स्ट्रॉन्ग एम्पायर यहां कोई भी रहा, तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की यहां पर पूरी की पूरी जो संस्कृति है वो आकर मिलती है। अगर आप देखेंगे तो जो भी पावर इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर शुरू से रही, वो हमेशा अफगानिस्तान के ऊपर एक डोमिनेंस बनाकर रहेगी। दूसरी तरफ जिस शक्ति ने इस ईरान के ऊपर डोमिनेंस रखा, वो शक्ति भी अफगानिस्तान के रास्ते आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। और जिस शक्ति का इस सेंट्रल एशिया पर कब्जा रहा, सेंट्रल एशिया, वो शक्ति भी असलियत में अफगानिस्तान के पास आकर एंटर करेगी। और उससे ज़्यादा मजबूत उससे बड़ी बात ये कि इसी एरिया से चाइना से निकलने वाला सिल्क रूट जो है वो ऐसे, या फिर इधर से होते हुए ऐसे, या फिर ऊपर से इसी एरिया से सिल्क रूट निकलता है। और इंडिया का जो उत्तरापथ हुआ करता था वो भी अफगानिस्तान के काबुल से ही जाकर मैच करता था। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि ये जो अफगानिस्तान है, ये असलियत में अलग अलग जो सिविलाइजेशंस हैं उन सब के कॉन्फ्लुएंस पर रहा। भाई जब जब इंडिया में कोई एम्पायर बना, उस एम्पायर को हमेशा अगर खतरा रहा तो अफगानिस्तान से आने वाली पावर्स से। ईरान के अंदर कोई भी एम्पायर बना तो उसे खतरा यहां से, सेंट्रल एशिया या फिर चाइना। चाइना तो खैर बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता था, वो तो एक अलग ही मैटर है। लेकिन फिर भी आप यहां देखें, सेंट्रल एशिया के कबीले देख लो, प्रशियन एम्पायर देख लो, या फिर इंडियन एम्पायर देख लो, सारे के सबके मेनली ट्राई जंक्शन के ऊपर अफगानिस्तान मौजूद है। और हर कोई चाहता है कि इस एरिया के जितने बड़े इलाके पर कब्जा हो जाए, खासकर काबुल
और कांधार पे अगर कब्जा हो जाए तो इंडियन गवर्नमेंट चाहेगी, हमेशा इंडियन पावर चाहेगी कि यहां अगर कब्जा हो जाए तो हमलावरों को हिंदू कुश के दूसरी साइड ही रोक लिया जाए। और अगर इसके ऊपर अब्दाली या नादिर शाह जैसा कब्जा कर ले तो वो कहेगा कि मेरा अगला टारगेट इंडिया होगा और यहां से इंडिया पर हमला करना बड़ा आसान होगा। इंडियन पावर चाहेगी कि उस पर, और यही कारण है कि इधर इस इलाके पर जिस भी पावर का कब्जा हुआ वो इधर से इंडिया, इधर से सेंट्रल एशिया, इधर से चाइना और इधर से इंडिया, ईरान, चारों तरफ की पावर्स के ऊपर कंट्रोल करके रखेगा। और मजे की बात यह है, पावर की सबसे बड़ी खास बात यह होती है, किसी भी बड़ी पावर की सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि वो अपने आप को पावर तभी प्रूव कर पाती है, वो अपने आप को पावर तभी खुद अपने अंदर फील कर पाती है जब उसे लगे कि उसने बाकी सारी शक्तियों को दबा दिया है, कमजोर कर दिया है, या उसको अपने अंडर में, या उन सब की नब्ज अब मेरे हाथ में आ चुकी है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखें, ब्रिटेन। किसी टाइम पर ब्रिटेन एक ऐसी शक्ति था जिसको जीतना सबसे ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन जब राइज ऑफ नेपोलियन होता है तो नेपोलियन पूरे यूरोप पे कब्जा कर लेता है लेकिन ब्रिटेन पर नहीं कर पाता, और नेपोलियन ब्रिटेन को कब्जा करने के चक्कर में ही पूरे का पूरा यूरोपियन एम्पायर गवा देता है। इसी तरीके से हिटलर को भी अगर आप देखें तो भले ही हिटलर रशिया से उलझा, लेकिन हिटलर का हमेशा से सपना यह था कि ब्रिटेन को मारूंगा। ये सनक जो होती है कि उस शक्ति को जब तक मैं दबा नहीं दूं, उस शक्ति को खत्म ना कर दूं, तब तक मुझे मजा नहीं आएगा, या तब तक मैं अपने आप को उस लेवल पर सोच नहीं पाऊंगा। यहां अफगानिस्तान वही जगह है जहां पर प्रेजेंस की वजह से हर शक्ति चाहती है कि वो दुनिया के दूसरे देशों पर कब्जा बनाए रखे। और यहां आकर अब यहां की समस्या क्या है? यहां की समस्या ये है सबसे बड़ी कि इस इलाके में कोई भी, यहां कोई होमोजीनियस सोसाइटी नहीं है। जब जब जिस शक्ति ने यहां कब्जा किया, यहां अपने लोगों को बसाया, चाहे वो चंगेज खान आया तो सबसे पहले, जैसे अलेक्जेंडर हमें आते हुए दिखाई देता है यहां पर, जब अलेक्जेंडर यानी सिकंदर आया तो इस पूरे एरिया में इंडो ईरानियंस का दबदबा हो गया, ग्रीक लोगों का दबदबा हो गया। जब सेल्यूकस, जब यहां पर मौर्यंस ने कब्जा किया तो मौर्यंस ने अपने लोगों को यहां पर बसाना शुरू किया। जब उसके बाद हिस्ट्री में बाद में और जगह आओगे तो हूणों से लेकर, कनिष्क से लेकर, कुषाणों से लेकर, सब ने यहां पर अपना दबदबा बनाए रखा और हर कोई यहां आता और यहां कुछ ना कुछ परसेंटेज में बस जाता। इससे अंदाजा लगाइए, बाबर आया तो बाबर ने सबसे पहले मुगल्स यहां बसाए तो एक सेक्शन उज्बेकों का यहां मौजूद है। तुर्क आए तो एक सेक्शन तुर्कों का यहां मौजूद है। चंगेज खान, उससे पहले 1221 के आसपास चंगेज खान आया तो हजारा मुस्लिम्स की फॉर्म में एक बड़ी संख्या हजारा मुस्लिम्स की यहां पर है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई शक्ति आई यहां पर अपनी प्रेजेंस या कमांड बनाने के लिए उसने अपने बहुत सारी बड़ी संख्या में लोगों को यहां बसाया, जिससे उसका डोमिनेंस इस जगह पर हो। नतीजा यह हुआ कि ये पूरा इलाका जो है, ये पूरा इलाका जो है वो कहीं ना कहीं अलग अलग एथनिसिटी, अलग अलग ओरिजिन के लोगों के साथ भरा पड़ा है। अलग अलग एथनिसिटी के लोगों से, अलग अलग तरीके के लोगों से ये भरा पड़ा है। और मोटे तौर पर अगर आप देखें तो पख्तून लोग, जो ईरान वगैरह के ही इंडो ईरानियंस ये मेनली, ये भी पख्तून लोग, हजारा लोग, उज़्बेक लोग, हजारा, उज़्बेक, ताजिक और तुर्क, यहां पर जितनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जितनी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं अफगानिस्तान में, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई होमोजीनियस सोसाइटी नहीं है।
और क्योंकि ये होमोजीनियस सोसाइटी नहीं है, इसलिए जो कोई भी शक्ति, और मजे की बात ये सारे आपस में खूब दबा के लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। बच्चा पैदा होते ही मां का दूध पिए या ना पिए, उसके कान में एक बात डाल दी जाती है कि हमें इन कबीलों से लड़ना है। नतीजा क्या, और सबसे बड़ी बात, मॉडर्न आइडियोलॉजी यहां कभी आ नहीं पाई और नेशनलिज्म यहां कभी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाया। और नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद जो है, भाई राष्ट्रवाद क्या करता है, बीच की जो बाकी दूरियां होती हैं उन्हें मिटाकर कॉमन आइडेंटिटी डेवलप करने की कोशिश करता है। भाई मैं जैसे हरियाणा से हूं, तो असलियत में जैसे मैं अगर राष्ट्रवाद को मानता हूं, मेरे लिए इंडिया फर्स्ट है, हरियाणा तो बाद में देखेंगे क्या होता है। यस, फॉर मी इंडिया फर्स्ट। तो मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगा अगर मेरी क्लास में नॉर्थ में जम्मू से लेकर कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक और अरुणाचल से लेकर गुजरात तक किसी भी स्टेट का बच्चा आएगा, मेरे लिए तो बड़ा इक्वालिटी वाली बात है। नॉर्मली क्लास में पढ़ते हैं सभी तरीके के बच्चे। अब ऐसी सिचुएशन में आप देखिए, जब हमारी क्लास के अंदर सभी बच्चे पढ़ते तो आई एम इंडियन फर्स्ट एंड ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स आर बिहेविंग एज एन इंडियन फर्स्ट। फर्क इतना होता है कि हम अंग्रेजी में बात कर लेते हैं और वो भी इंग्लिश में बात कर लेते हैं और हमारा कन्वर्सेशन इंग्लिश में हो जाता है। बस भाई उन्हें मेरी समझ में नहीं आ रही, मुझे उसकी समझ में नहीं आ रही, बट स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इज प्रेजेंट अमंग अस। जो स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म है, इसलिए हमारे आपसी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते। और कभी आप हमारी क्लास का, ऑनलाइन क्लास का जो माहौल देखोगे वो ऐसा होता है कि कोई मतलब तमिलनाडु में बैठा हुआ लड़का यहाँ क्या नाम है, पंजाब या हरियाणा की या हिमाचल की लड़की को बहन बोलकर बात कर रहा है। वो ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ बारिश हो रही है और हमारे यहाँ धूप निकल रही है। ऐसा एक माहौल रहता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लड़ाई नहीं है, क्योंकि इंडिया में हम अपनी आइडेंटिटी को शेड आउट करके, मतलब अपनी आइडेंटिटी को छोड़कर, वी आर इंडियन फर्स्ट नाउ वी आर इंडियन फर्स्ट। अब हम भारतीय पहले हैं, बाकी हमारा काम बाद में है। अब हम भारतीय पहले हैं, बाकी सब चीजें बाद में हैं। अब ऐसी सिचुएशन में यहां आप देखोगे तो अफगानिस्तान में नेशनलिज्म बहुत थोड़े लेवल पर, शहरों में तो डेवलप हुआ था, बाकी कहीं पर नेशनलिज्म नहीं था। गांव देहात अभी भी पिछड़े थे और कहीं ना कहीं पिछड़े होने की वजह से वहां पर क्या नाम है, अभी भी रीजनलिज्म, कबीलाई व्यवस्था, क्लैन और सब चीजें मौजूद थी। नतीजा उसका यह हुआ कि जब यहां पर इस्लामिक आइडियोलॉजी या रेडिकल इस्लाम फैलाया गया तो उसको एक बहुत फर्टाइल ग्राउंड मिला। एक तो पहले ही एक दूसरे से दुश्मनी रखते थे, नेशनलिज्म था नहीं, दुश्मनी पूरी वाली थी। ऐसे में रेडिकल इस्लाम के नाम पर यहां पर बहुत सारी फोर्सेस खड़ी होनी शुरू हो गई। रेडिकल इस्लाम के नाम पर यहां पर बहुत सारी फोर्सेस जो थी वो खड़ी होनी शुरू हो गई। नतीजा उसका यह हुआ, वैसे धर्म के अंदर दुनिया का कोई धर्म आपको लड़ना नहीं सिखाता, अच्छा बनना सिखाता है। उस धर्म को बदनाम करने वाले उसके खुद के लोग होते हैं। धर्म का इंप्रेशन जो क्रिएट करता है, भाई मैं हिंदू होते हुए मैं इस्लाम का कोई इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। आप मेरे बिहेवियर से, मैं जिस धर्म को मानता हूं उसको आप जज कर सकते हैं कि मैं किस धर्म को मानता हूं। तो असलियत में किसी भी धर्म का समर्थक और उस धर्म का रक्षक या उस धर्म का दुश्मन, उसको मानने वाले ही लोग होते हैं, और उसको बर्बाद करने वाली उसकी एक प्रीस्टली क्लास होती है, या जिसे कहते हैं ना इमामवाद या इमाम वर्ग जो है वो है। इस्लाम को अगर सबसे ज्यादा ठेस कहीं पहुंच रही है तो तालिबान में तालिबानियों को भड़कान कौन रहा है? इमाम। ये रिलीजियस लीडर्स जो खुद तो धर्म का कभी पालन नहीं करते, लेकिन क्या करेंगे, दूसरों को धर्म सिखा सिखाकर जहर भरते रहेंगे और कुरान का वो हिस्सा पढ़ाएंगे जो कुरान में है ही नहीं। वो चीजें कुरान के नाम पर पढ़ा दी जाएंगी जो कुरान में है ही नहीं, और उसके बाद जिहाद का नारा देकर मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो नुकसान पहुंचा कौन रहा है?
इमाम, मुफ्ती, मौलवी, काजी, ये मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन इस दुनिया में है तो ये जो इनकी प्रीस्टली क्लास है, इमाम वर्ग है, वो है जो दुनिया को मिसगाइड करता है और जब बोलने का मौका होता है तो बिल्कुल नहीं बोलते। जब इस्लाम का इंसल्ट हो रहा होगा किसी वजह से तो वो सबसे पहले आकर खड़े हो जाएंगे कि वाजिबुल कत्ल है, गर्दन उतारो, सर धड़ से जुदा टाइप के नारे लगा दिए जाते हैं। लेकिन जब खुद का कोई आतंकवादी या खुद का कोई लड़का गलत काम कर रहा हो तो उसको जानबूझकर बचा रहा होता है, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर गलत इंप्रेशन क्रिएट होता है और ये गलत इंप्रेशन पूरे धर्म को नुकसान पहुंचाता है। धर्म की इमेज को, धर्म को तो खैर कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, धर्म तो अपने आप में इतना पवित्र है, लेकिन धर्म की इमेज को नुकसान पहुंचाते हैं ये लोग और उसकी वजह से बाकी लोगों के अंदर इंप्रेशन क्या क्रिएट होता है कि ये आतंकवादी हैं या सब चीजें। तो इसे समझिए असलियत में तो यहां रेडिकल एलिमेंट्स जब एंटर कर जाते हैं तो इस वजह से अब ये लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। यहां अब राष्ट्रवाद नाम की कोई चीज थी नहीं, कबीला सबसे पहले था। रही सही कसर अब इन कबीलों के अंदर सभी कबीलों के इंटरेस्ट्स इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, इन सभी कबीलों के जो हित हैं एक दूसरे से इतने अलग हैं, इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, एक दूसरे इतने ज़्यादा खतरनाक तरीके से अलग होते हैं कि यकीन मानिए कोई भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा होने की सिचुएशन में नहीं होता। यहां पर पाकिस्तान का खेल शुरू होता है। भाई यूएसएसआर आया, रशिया आया तो अमेरिका इधर आकर खड़ा हुआ था। यूएसएसआर के अगेंस्ट अमेरिका इधर आकर जैसे खड़ा हुआ तो अमेरिका को रास्ता देने के साथ साथ पाकिस्तान ने अमेरिका को यह समझाया कि हम यहां आपको रास्ता देने के साथ साथ आपको पूरी एक फौज खड़ी करके दे देंगे, आप बस हमें डॉलर दे दो। अमेरिका कहता है ठीक है। आइडियोलॉजिकल फॉर्डर जो है या आइडियोलॉजिकल जो एक सपोर्ट जो है वो सऊदी अरेबिया ने प्रोवाइड कर दी। सऊदी अरेबिया ने आइडियोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करी, बाकी सब ने, बाकी पाकिस्तान ने अपनी जगह दी, अपनी सेना को सपोर्ट करवाया, सब चीजें। नतीजा क्या, यूएसएसआर जो है वो भाग गया क्योंकि अमेरिका वहां से निकल चुका था। लेकिन अमेरिका जानता था कि यहां पर उसने भले ही, यहां समझिए, अमेरिका जानता था कि यूएसएसआर को भले ही, अब देखो यहां अमेरिका ने रशिया को यहां से हराकर भगा दिया। रशिया क्यों आया था यहां पर? रशिया इसलिए आया था कि इस जगह पर कब्जा करने का मतलब यह है कि अगला टारगेट पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान। ये बिल्कुल ऐसी ही एक गर्लफ्रेंड की तरह है जो आके कहे कि तू मुझसे शादी कर ले, तेरे को इस जगह के ऊपर कब्जा मिल जाएगा और तू आगे निकल जाएगा। ल्यूक्रेटिव, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला ऑफर रशिया को भी था। अमेरिका यहां आया, रशिया को हराया और चुपचाप रशिया को भगा दिया। अब सोचकर देखिए यहां पर सुपर पावर अब कौन है? रशिया को अट्रैक्ट किया कि अफगानिस्तान चल, अफगानिस्तान का से अगला टारगेट पाकिस्तान, फिर अरेबियन सी और पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा मिडिल ईस्ट, इंडिया, सब जगह पर रशिया ही रशिया फैल जाएगा। कोल्ड वॉर के अंदर अमेरिका की छुट्टी कर देंगे। जैसे ही मामला था, भाई ऑब्वियस सी बात है, रशिया यहां से मात खा के निकल गया, उसके बाद तो बर्बाद होकर निकला। अब अगला टारगेट, अगली सुपर पावर यहां कौन है? अमेरिका। अब अमेरिका को एक बात समझ में आ गई कि भैया मैंने यूएसएसआर को खत्म कर दिया और उसके 15 टुकड़े कर दिए, लेकिन अभी भी रशिया इतना बड़ा यहां पर मौजूद है, इतना बड़ा रशिया यहां मौजूद है, ये कभी भी ताकतवर हो सकता है और ये ताकतवर अगर होगा तो अमेरिका के लिए चैलेंज है। खतरनाक तरीके से सोच के बैठा हुआ था अमेरिका। दूसरी तरफ एक इतना बड़ा देश चाइना इस दुनिया के अंदर मौजूद है और ये अभी भी एक कम्युनिस्ट नेशन है, ये अभी भी एक कम्युनिस्ट नेशन है। तो चाइना को कंट्रोल करना भी सबसे ज्यादा जरूरी था। इसके बाद एक दुश्मन ईरान था, ईरान को भी कंट्रोल करना था। तो यहां अब अफगानिस्तान ने जैसे अमेरिका को आवाज लगाई होगी कि ए अमेरिका तू आ मेरे पास,
मेरे आगोश में आ, मेरे पास आ, तू यहां आके राज कर, अफगानिस्तान में आके राज कर। रशिया, चाइना, ईरान, तीनों के ऊपर तुम कंट्रोल करके रहोगे, तीनों के ऊपर तुम कंट्रोल करके रहोगे। और अफगानिस्तान की इस इंपॉर्टेंस को हवा देने का काम किसने किया? पाकिस्तान ने। ये अफगानिस्तान की उस जो डायन कहो या कुछ भी कहो, एक जो मतलब भूतनी टाइप की है ना, जो किसी भी सुपर पावर को अपनी तरफ बुला रही होती है, जिसे कहेंगे कि मतलब एक जो भी है, ठीक है, पाकिस्तान उसका दलाल है। पाकिस्तान सुपर पावर को जैसे इनवाइट करता है कि तुम आओ और अफगानिस्तान के अंदर पावर प्ले करो और हम तुम्हारा साथ देंगे। और होता क्या है? दलाली करता है पाकिस्तान अफगानिस्तान की। पाकिस्तान अफगानिस्तान की दलाली करता है यहां पर। अब होता क्या है कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका जो है किसी भी वजह से सही 2001 में एंटर करता है, 2001 में एंटर करता है। और जब तक अमेरिका यहां रहता है 2021 तक, अमेरिका इस जगह पर इतना ज्यादा उलझा हुआ होता है। और वही रशिया, ये चाइना और ईरान, यहां तक कि खुद पाकिस्तान, इन्होंने खुलकर तालिबान को सपोर्ट किया, तालिबान को हथियार पहुंचाए, लोकेशंस दी जगह पे, और अमेरिका को उलझाए रखा। इन सबने मिलकर अमेरिका को उलझाए रखा। और खास बात यह कि 1989 में जाते हुए असलियत में अफगानिस्तान को जिस कंट्री के भरोसे अमेरिका ने छोड़ा वो था पाकिस्तान। कि यार पाकिस्तान तो अपना दोस्त है, भाई है, या यूं कहें पाला हुआ कुत्ता है, वो हमारे बिना कहाँ जाएगा। लेकिन यहाँ ये नहीं पता कि भैया वो पाला हुआ कुत्ता नहीं, एक दलाल था। पाकिस्तान को यहां पर अपनी इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ में आ गई कि अगर आप अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में रखते हो तो दुनिया की लगभग हर सुपर पावर तुम्हारे साथ कोई ना कोई इंपॉर्टेंस या लोकेशन बनाए, मतलब एक रिलेशन बनाए रखेगी। अमेरिका को यह समझाया जाता रहा पाकिस्तान के द्वारा, या पाकिस्तान के साथ वो पोज ये करते रहे कि भाई हम भी आतंकवाद के विक्टिम हैं और हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इस तालिबान को अपने बॉर्डर एरियाज में हमेशा बनाए रखा, मेंटेन किए रखा। तालिबान के नाम पर सोचकर देखिए, पाकिस्तान ने तालिबान के नाम पर कि हम तालिबान के अगेंस्ट तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका से पैसा लिया। भाई दलाल यही तो करता है ना, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ करता रहेगा, समझे। तो पाकिस्तान ने अमेरिका से तो भर भर के डॉलर्स लिए, बिलियंस ऑफ डॉलर लिए, 800 बिलियन डॉलर के आसपास ले लिया 20 साल में। और तालिबान को डर दिखाए रखा कि बेटा तेरे बगैर, तेरी एग्जिस्टेंस मेरे बगैर नहीं है, अगर तूने मेरे से दगा किया तो अच्छा नहीं होगा। और तालिबान के सर पे आज के दिन बिठाकर रख दिया हक्कानी नेटवर्क को। नतीजा क्या? हक्कानी नेटवर्क को। नतीजा क्या? तालिबान डर रहा है अमेरिका से, अमेरिका मारना चाहता है तालिबान को। अब आप यहां से सोचकर देखिए दोस्तों, बड़ी मजेदार सी सिचुएशन यहां पर सोचकर देखो, बहुत मजेदार सिचुएशन है। मजेदार सिचुएशन ये कि तालिबान को लड़ना है, तालिबान को डर है अफगानिस्तान अमेरिका से, अमेरिका हराना चाहता है तालिबान को, दोनों को पाकिस्तान की मदद चाहिए। यहां पाकिस्तान दोनों की मदद कर रहा है, अमेरिका को बेवकूफ बना के ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे लिए तालिबान से लड़ रहा हूं, तालिबान को मार रहा हूं, तालिबान को मार रहा हूं, पैसे दो। आज ये विक्टिम कार्ड खेल रहा है कि हमारे 80,000 बंदे मारे गए, इतने मारे गए, लेकिन खेल तो पाकिस्तान ने खेला है। उसके बाद दूसरी तरफ अगर यहां पर देखा जाए, एक तरफ तालिबान, तालिबान को क्या कह रहे हैं कि अमेरिका मारेगा, आओ मेरे पास, हाइड आउट, सारे हाइड आउट्स तालिबानियों के पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे, सारे तालिबानी पाकिस्तान के अंदर। नतीजा क्या? ओसामा बिन लादेन कहां मिला, पाकिस्तानियों का जीजा कहां मिला?
पाकिस्तान के अंदर, क्वेटा, रावलपिंडी की नाक के नीचे मिला। नतीजा अब उसका क्या हुआ कि अमेरिका 20 साल तक यह सोचता रहा कि यहां रहकर वो रशिया पे कंट्रोल करेगा, चाइना पे कंट्रोल करेगा, ईरान पे कंट्रोल करेगा। लेकिन अमेरिका जब तक कंट्रोल करता रहा तो उसकी भारी कीमत चुकाई, और वो भारी कीमत थी $3 ट्रिलियन की। $3 ट्रिलियन खर्च कर चुका है अमेरिका यहां पर, सॉरी $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन यहां खर्च कर चुका है। $1 ट्रिलियन यहां पर खर्च कर चुका है, और यहां अभी भी तालिबान को खत्म नहीं कर पाया। चूहे थे, मतलब ये सांप थे। जैसे ही देखा सामने बाज खड़ा हुआ है, सांप बिल में घुसा हुआ है। जैसे ही देखा ऊपर सांप खड़ा हुआ है, जबरदस्त बाज खड़ा हुआ है, सांप बिल में घुस गए। और जैसे ही देखा कि भाई वो बाज चला गया, सांप निकल के बाहर आ गए। तालिबानी इतने ही है। लेकिन तालिबान के सर पे हक्कानी नेटवर्क बिठा रखा है। अब तालिबान यहां कब्जा करने के लिए बैठा हुआ है, तो असलियत में सोचकर देखिए काबुल पर किसका कब्जा हुआ? हक्कानी नेटवर्क। तालिबान तो पहले भी कांधार में था, अभी भी कांधार में है। काबुल पर किसका कब्जा हुआ? हक्कानी नेटवर्क का। डोमिनेंस किसका है? हक्कानी नेटवर्क का। हक्कानी नेटवर्क कहां पैदा हुआ? पाकिस्तान में। किसका है? पाकिस्तानियों का। किसकी एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन है? किसकी नाजायज ऑर्गेनाइजेशन है? हक्कानी नेटवर्क। किसकी? पाकिस्तानी आईएसआई की। पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियल्स, पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट्स, आर्मी, ये सारे हक्कानी नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हैं। अभी भी अगर आप देखोगे तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच में जो झड़प हुई है, उसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन क्या है? हक्कानी नेटवर्क पंजशीर वैली के ऊपर पूरी ताकत से हमला करना चाहता है, लेकिन तालिबान के जो लीडर्स है, खासकर बरादर जो हैं, मुल्ला बरादर जो हैं, वो क्या चाहते हैं कि भैया हमला नहीं करना, थोड़े दिन पहले सरकार बना लो, बाद में। और यही हक्कानी नेटवर्क क्या कह रहा है कि मुल्ला बरादर से लेकर तालिबानी मुल्ला बरादर से लेकर अखुंदजादा तक सबको बनने ही नहीं दे रहा। साफ कह रहा है इसको नहीं बनेगा, इसको नहीं बनेगा, इसको नहीं बनेगा। यानी तालिबान को इतना मजबूर करने की अब स्ट्रेटेजी चलाई जा रही है हक्कानी नेटवर्क के द्वारा कि यहां पर तालिबान के कमजोर लीडर जो पाकिस्तान की कठपुतली हो, उनको तालिबान के नाम पर बिठा दिया जाए, और जितने तालिबान के स्ट्रांग लीडर्स हैं सबकी पॉलिटिक्स खत्म कर दी जाए। सबकी पॉलिटिक्स खत्म। नतीजा क्या? यहां पर तालिबान कमजोर होगा तो कब्जा किसका होगा? कठपुतली सरकार किसकी होगी? पाकिस्तान की। कमजोर कौन होगा? तालिबान। यानी अमेरिका ने तालिबान से लड़ाई करी, पाकिस्तान ने तालिबान की मदद से अमेरिका को हराया, और उसी तालिबान को तालिबान की मदद से और हक्कानी नेटवर्क की मदद से अब वो तालिबान को कमजोर कर रहा है और अपनी एक सरकार पाकिस्तान के अंदर बिठा रहा है। तो असलियत में अफगानिस्तान में जीता कौन? बड़े बड़े थिंकर्स कह रहे हैं कि इस टाइम पर जो मेन बड़े प्लेग्राउंड्स मतलब प्लेयर्स हैं, सुपर पावर्स हैं, वो अमेरिका और चाइना के बीच की लड़ाई है। बिल्कुल सही बात है, मैं उन सब की बात से एग्री करता हूं, लेकिन असलियत में यहां पर सोवियत यूनियन और अमेरिका के उस कोल्ड वॉर में जीता कौन? पाकिस्तान। सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? पाकिस्तान। सबसे ज्यादा एज किसे मिली? पाकिस्तान। अगले 5-6 साल के अंदर 6-7 साल के अंदर उस एरिया पर डोमिनेंस करने वाली ताकत कौन थी? अफगानिस्तान पर। तालिबान को सपोर्ट करने वाला कौन? पाकिस्तान। 20 साल अमेरिका लड़ा, आज के दिन वहां पर एक कठपुतली सरकार बनाने में सबसे ज्यादा कामयाब कौन है? पाकिस्तान। तो जीता कौन? अमेरिका? नहीं, पाकिस्तान। और अब पाकिस्तान इसी तालिबान की, इसी अफगानिस्तान की डील फिक्स कर रहा है चाइना से। यही पाकिस्तान अफगानिस्तान की डील फिक्स कर रहा है
चाइना से कि किसी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर, भाई अगर यहां अफगान, सोच कर देखिए, अगर यहां स्ट्रांग तालिबान होगा तो चाइना जो है वो तालिबान से डील करेगा। अगर यहां वीक तालिबान होगा तो यहां पाकिस्तान और उस पर हक्कानी नेटवर्क के थ्रू आईएसआई का कब्जा होगा या पाकिस्तान के लोग बैठे हुए होंगे, तो तालिबान को चाइना से डील ही नहीं करने देंगे और उसे ना चाहते हुए भी पाकिस्तान की बात माननी पड़ेगी। और यही एक कारण है कि आज के दिन बहुत हालात जो हैं वो पाकिस्तान के पक्ष में, अफगानिस्तान के अंदर जबरदस्त लेवल पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का डोमिनेंस है। ये अंदाजा लगा कर देखिए, ये सबसे गजब सिचुएशन है, पाकिस्तान की विन विन सिचुएशन है। और अब चाइना को ल्यूर कर रहा है कि आओ और आके अफगानिस्तान पे कब्जा करो, इसको यहां अपनी एस्टेब्लिशमेंट बढ़ाओ, और जैसे ही चाइना यहां आके फंसेगा फिर बार्गेन करना शुरू। गजब लेवल पर जीत सिर्फ पाकिस्तान रहा है, दुनिया की सब सुपर पावर्स हार रही हैं। सॉल्यूशन एक है, डिवाइड पाकिस्तान। मैं तो यहां तक कहता हूं डिवाइड अफगानिस्तान ऑल्सो। पाकिस्तान को डिवाइड करो और साथ में अफगानिस्तान को भी इस तरीके से डिवाइड कर दो कि ये जो इलाका, भाई सीधी सी बात है, ये इलाका ताजिकिस्तान वाला है, ताजिक को दे दो, ये उज़्बेकों का डोमिनेंस है, उज़्बेक को दे दो, ये तुर्कमेन्स को दे दो, यहाँ इसे हज़ारा लैंड बना दो जो डोमिनेंस हज़ारा उसका है, और बाकी पख्तूनिस्तान यहाँ से इस तरीके से बना दो, ये पख्तूनिस्तान, लड़ाई ख़त्म, लड़ाई ख़त्म। या हो सकता है इस हज़ारा लैंड को किसी तरीके से गलियारे के थ्रू ईरान से कनेक्ट कर दो, लड़ाई अपने आप ख़त्म हो जाएगी। डिवाइड करो, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है इसके अलावा। हालांकि बहुत सुपरफिशियल लेवल पर बता दिया, लेकिन सॉल्यूशन ही नहीं है इस लड़ाई का। ये जब तक आप इन सारे ग्रुप्स को अलग अलग इलाकों के अंदर ट्रांसफर नहीं कर दोगे, उनके देशों के साथ, भाई ताजिकों को ताजिकों के साथ मिला दो, 27% है ताजिक भी, उनके साथ मिला दो, उज़्बेकों को 9% है उसके साथ मिला दो, तुर्कमेन्स जो भी हैं उनको उनके साथ मिला दो 9% के आसपास, और हज़ारा जो 9-10% बचे हुए उन्हें ईरान के साथ मिला दो, एक गलियारा दे दो उन्हें, शॉर्ट में क्या होगा, और बाकी पख्तूनिस्तान, और ये पख्तून आपस में तालिबान के साथ अपने आप लड़ते रहेंगे। पख्तून जो हैं वो तालिबान के साथ अपने आप लड़ते रहेंगे। अमेरिका ये गलती करके नहीं गया, नतीजा उसका भुगत रहा है वो। ये समस्या खत्म कर सकते थे अमेरिकन, नहीं करी। बाकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा, उसको हम वक्त के साथ देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।